हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 140 भाग। अब तुम्हारी तरह इंस्टेंट मैगी की तरह झटपट 2 मिनट में मेरे से शायरी नहीं बनती। इधर लाओ दो, मैं पिला देती हूँ। प्राची ने आरुष को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर आरुष ने मुंह फेर लिया। अभिलाष ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड नाइट चैम्प। अब ममा को ज्यादा परेशान मत करो और अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। हम फिर सुबह मिलेंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। अभिलाष ने दूध के बोतल के साथ साथ थे आरुष को भी प्राची के हवाले कर दिया, और हैरानी की बात थी कि इस पर आरुष ने अभिलाष की बात भी मान ली। गुड नाइट। अभिलाष को जाते हुए देखकर प्राची ने भी पीछे से कहा, गुड नाइट। रात को अच्छे से सो जाना, भगाने के लिए मत सोचना, क्योंकि नीचे बहुत अच्छे से सिक्योरिटी लगाई है। यहां से निकल नहीं पाओगी और तुम्हारी सांस भी धरने पर बैठी है। अभिलाष ने भी उसी अंदाज में जवाब देते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया था। मतलब? प्राची उसकी बात समझ नहीं पाई थी। जवाब में अपने दरवाजे पर खड़े होकर अभिलाष मुस्कुरा दिया। तुम्हारे रूम में टीवी लगा है, देख सकती हो। पर चिंता मत करो, मेरे यहां होने पर वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और ना ही उनका चिल्लाना कोई काम में आने वाला है। इतना कहकर अभिलाष अपने कमरे के अंदर चला गया था, लेकिन प्राची चुपचाप बाहर से उसके कमरे के बंद दरवाजे को देख रही थी। आज फिर एक बंद दरवाज़ा उससे कुछ एहसास दिला रहा था, पर उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। इसी तरह से तो उसने अभिलाष की यादों को अपने दिल के किसी कोने में बसाकर तेज़ी से और मजबूती से अपने दिल के दरवाज़ों को बंद कर लिया था। पर समय का पहिया ऐसा चला, एक ऐसी आंधी आई कि उसने न केवल उस दरवाजे पर दस्तक दी, बल्कि प्राची के ना चाहने के बावजूद भी उसे खोल दिया था। सिर्फ एक इंसान ने हर वक्त प्राची की मदद की, शुरू से लेकर आज तक की, बिना किसी शर्त के की। पर गलत तो प्राची भी नहीं थी, पर समय ने उसे गलत बना दिया था। इतना गलत बना दिया था कि आज प्राची के पास अपनी सफाई के लिए कुछ नहीं था। पर सफाई भी तो वहां दी जाती है जहां पर सफाई देने का मौका मिले। यहां पर तो कुछ बोलने सुनने का भी कोई मतलब नहीं बनता था। समय बहुत आगे निकल गया था, इतना आगे कि इनका प्यार बहुत पीछे रह गया था। बहुत कुछ प्राची कहना चाहती थी। प्राची ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसकी गोद में आरुष मचल रहा था, इसके पहले कि वह भूख से रोना शुरू कर दे। प्राची उसे संभालती हुई उसका दूध का बोतल लेकर उसके अपने कमरे की तरफ चल पड़ी, पर जाते जाते वह मुड़ मुड़कर अभिलाष के कमरे की तरफ देख रही थी। मेरी कोई खता तो साबित कर, जो बुरी हूं तो बुरा साबित कर, तुम्हें चाहा है कितना। तू क्या जाने, चल मैं बेवफा ही सही, तू अपनी वफा साबित कर। वही हाल तो अभिलाष का भी था। प्राची की यादों को अपने दिल में समेटकर उसने मजबूत से दिल के दरवाजे को बंद करके उसके चाबी कहीं और फेंक दी थी। पर वक्त के पास हर ताले की चाबी होती है, हर जख्म का मरहम होता है। आज समय ने न केवल वह दरवाज़ा खोल दिया था, बल्कि अतीत को सामने लाकर खड़ा कर दिया था। अपने कमरे से दरवाजे से लगे अभिलाष ने अपनी आंखें बंद कर ले, आंखों से एक आंसू टपक पड़ा था। ना चाहते हुए भी कैसे यह भर आई थी। अभिलाष ने हाथ बढ़ाकर उसे आंसू को जमीन पर गिरने से पहले ही रोक लिया, और उसे अपने हथेली पर लिए हुए उसे देख रहा था। पलक से पानी गिरा है तो उसको गिरने दो, कोई पुरानी तमन्ना पिघल रही होगी। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह बरसने क्यों लगी थी। दिल की एक खूबसूरत हसरत जो कभी पूरी ना हो पाई, उसका दर्द था, या फिर जिस लड़की को हमेशा खुश रहने की दुआ दी थी, हर दुआ में उसकी खुशियां मांगी थीं, आज उसको इतनी दुख और तकलीफ में देखकर दिल को कहीं दुख पहुंचा था। उसके लिए हुआ था, कहना मुश्किल था। दोनों के दिल के दरवाजे एक दूसरे की तरफ खुल चुके थे, पर अब देखना यह था कि दोनों कब तक इस खुले दरवाजे को बंद समझकर इग्नोर करते रहेंगे, या फिर पूरी तरह से खोलकर बाहरों को आने के लिए दावत देने वाले थे। पर जो भी हो, मौसम ने इस तरह से करवट ली थी कि पतझड़ के बाद बसंत का आना तो तय था, बस इंसान ही समझ नहीं पा रहा था। पतझड़ में गिरे हुए पत्तों को देखकर उसे बस यही नियति लग रही थी। प्राची अपनी हालत समझती थी। ऐसी हालत में देखकर दया हो सकती थी, सहानुभूति हो सकता था, पर प्रेम नहीं। तो अभिलाष के दिल में भी ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। ऐसी हालत में कुछ भी कहने का मतलब था कि वह उस पर दया दिख रहा है। जो लड़की सही समय पर उसके प्रेम को प्रेम नहीं समझ पाई,
उसे वक्त उसके लिए सिर्फ एक बचकानी हरकत थी। तो क्या आज वह उसके प्रेम को समझ सकेगी? इतनी आसानी से तो दोनों अपने अपने खोल से बाहर आने वाले नहीं थे। अपने कमरे में आकर अभिलाष चुपचाप अपने बेड पर बैठ गया। उसने जानबूझकर स्ट्रांग कॉफ़ी की डिमांड की थी, क्योंकि उसे इस वक्त उसी की ज़रूरत महसूस हो रही थी। नींद तो बस थोड़ी देर के लिए आंखों पर आई थी, पर अभिनव जी से बात करने के बाद, फिर प्राची से बात करने के बाद, नींद अपना लव लश्कर लेकर जा चुकी थी। अभिलाष अपने कमरे में भी आकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने ठंडे पानी से अपने आंखों को धोया। वह कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, पर वह कमज़ोर पड़ रहा था। जैसे जैसे प्राची की फाइल खुल रही थी, ऐसी ऐसी हकीकत उसके आंखों के आगे आ रही थी कि उसका खून खौल उठ रहा था। पर अकेले में आज दिल दुख रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लड़की ने कैसे इतना दुख तकलीफ खुद बर्दाश्त किया होगा। अभिलाष का दिमाग प्राची के साथ हुए अत्याचारों के बारे में ही सोच रहा था। आरुष के जन्म की फाइल जब उसने निकाली तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। यह बात उसे पहले ही अजीत से पता चली थी कि मोहित ने सरोगेसी के पेपर बनवाए थे। ऐसे में आरुष की कस्टडी प्राची को मिली मुश्किल हो सकती थी, पर प्राची का झुकाव और उसकी तरफ को समझता था, इसलिए उसने उसके जन्म की फाइल निकलवा ली। आज डॉक्टर ने पूरी तरह से प्राची की मेडिकल रिपोर्ट और उसके जन्म की फाइल खोल दी थी। आरुष का जन्म पति पत्नी के प्यार का नतीजा नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस के मेहरबानी थी। उसका जन्म आईवीएफ टेक्नोलॉजी से हुआ था। अभिलाष का तो सर चकरा गया था। जब पति पत्नी के रिश्ते इतने खराब थे, तो फिर बच्चे की जरूरत ही क्या थी? पर क्या इन सब चीजों में माता पिता दोषी नहीं होते? यह बात सही है कि जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी बेटी के घर, परिवार और रिश्ते को खराब कर देती है। पर क्या उन्हें इतनी भी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उनकी बेटी की जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है? एक सही और न्यायप्रिय इंसान की यही परेशानी होती है कि वह दोनों पक्षों को सोचने लगता है। इंसाफ की तराजू में तो वैसे भी दोनों पलड़े बराबर होते हैं, और यही चीज़ अभिलाष के साथ हो रही थी। उसने कई ऐसे परिवार देख रखे थे जहां की बेटी के माता पिता की ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी ने बेटी का घर बसने नहीं दिया। तो कई ऐसे परिवार जिन्होंने बेटी की शादी करके उससे ऐसा अनजाने के जैसा रिश्ता बना लिया कि आंखों देखी हुई गलती उन्हें नजर नहीं आती थी, और जिसका खामियाजा लड़की को भुगतना पड़ा। जब यही सब कुछ होना है तो पता नहीं लोग शादी क्यों करते हैं, और वह भी इतने धूम धड़ाके के साथ। पता नहीं अपनी बर्बादी अपने ही हाथों करके क्या मिलता है। सुख चैन से अकेले क्यों नहीं रहते? जब कोई भी समाधान नहीं मिला तो समाज की सबसे खूबसूरत व्यवस्था को कोसते हुए सर झटक कर अभिलाष ने अपने आंखों पर पानी मारा। वॉशरूम से वापस आकर अभिलाष ने अभिनव जी को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाया। दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अभिनव जी से यही पूछना है कि आखिर इंसान शादी करता ही क्यों है। पर शायद इस सवाल का जवाब पाने में अभी देरी थी। तब तक दरवाजे की डोर बेल बजी। उसकी कॉफ़ी आ चुकी थी। तब तक प्राची भी आरुष को सुलाकर टीवी देख रही थी। अभिलाष ने उसे बताया था कि शकुंतला देवी के बारे में न्यूज़ टीवी पर आ रही है। वह भी जानना चाहती थी कि अब शकुंतला देवी क्या कह रही है। उम्मीद के मुताबिक शकुंतला देवी ने रो रोकर आसमान सर पर उठा लिया था। इस समय उनसे दुखियारी औरत शायद दुनिया में कोई नहीं थी, जिनकी बहू इतनी अत्याचारी थी कि उसने उनसे उनका पोता भी छीन लिया था और बेटे को जेल भिजवाकर उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा भी कर लिया था। मैंने तो उसके आते ही अपना सारा घर परिवार संपत्ति सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। मुझे क्या पता था कि वह ऐसी नागिन निकलेगी जो कि मेरे घर परिवार को डंस जाएगी। मोहित मुझसे कहता था कि इस लड़की के रंग ढंग सही नहीं है, पर मोहित के पापा का कहना था कि वह इंडियन लड़की है, वह अपना घर परिवार अच्छे से सहेज कर रखेगी। उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा प्राची पर था। काश कि आज वह जिंदा होते तो हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। वह अपने आंखों से देख लेते कि उनकी बहू कैसी है। प्लीज मेरे बेटे को कोई बाहर निकाल दो, वह निर्दोष है। यह प्राची का किया धरा है, उसे ही रातों रात अमीर बनने की चाह थी। वह औरत मेरा पोता लेकर भाग गई है। इसके साथ साथ शकुंतला देवी के बहते हुए मोटे मोटे आंसू। एक बार कोई भी इस इंटरव्यू को देख लेता तो उसे सच में प्राची ही दोषी दिखाई पड़ती। इटली के कई समाज सेवी संस्थाएं और शकुंतला देवी की किटी पार्टी की सहेलियां, सब के सब एक साथ प्राची के खिलाफ मोर्चा खोले पड़े थे।
क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। पर यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।